सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीबीएसई के कक्षा 12वीं की परीक्षा फल घोषित, संबिम के विद्यार्थियों ने फिर से लहराया परचम। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने से गंगा के जलस्तर में बढ़ाव शुरू, तटवर्ती क्षेत्र के लोगों में बढ़ी चिंता। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर लम्ही में नहीं लगेगा साहित्यकारों का मेला, वर्चुअल तरीके से मनाई जाएगी जयंती। और वॉइस ऑफ स्पेशल एबल पीपल के सौजन्य से देवा सेंटर में 100 दिव्यांगजनों में हुआ राशन वितरण। और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 की दूसरी लहर से बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर इस वर्ष सीबीएसई के कक्षा 12वीं की परीक्षा एवं परिणाम अपने अनुमानित और संभावित समय से काफी विलंब से 30 तारीख को घोषित की गई। इस परीक्षा फल में पूर्व की भांति संबिम शिक्षण समूह के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। कोविड-19 की दूसरी लहर से बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम अपने अनुमानित और संभावित समय से काफी विलंब से जुलाई की 30 तारीख को घोषित की गई। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित प्रथम औपचारिक प्रेस वार्ता में संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, निदेशिका भारती मधोक, उप निदेशिका अमृता वर्मन, सह निदेशिका प्रतिमा गुप्ता और मानक निदेशक हर्ष मधोक ने परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जैसा कि हमें ज्ञात है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते इस वर्ष सीबीएसई द्वारा परीक्षा रद्द की गई एवं परिणाम के लिए नए मानक तैयार किए गए। बच्चों में परीक्षा रद्द होने के बाद से उदासी जरूर थी, पर ऐसी परिस्थिति में कुछ और किया भी नहीं जा सकता था। उनके पिछले 3 वर्षों के शैक्षणिक परिणाम का प्रतिफल उन्हें 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम के रूप में मिल रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसी परिस्थिति और ऐसे मानक के अनुरूप आए परिणाम ने निश्चित रूप से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया होगा। प्रत्येक परीक्षा चुनौती के साथ अवसर भी लेकर आती है और हमें हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी संबिम समूह के विद्यार्थियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के प्रति पूर्णतः आश्वस्त थे। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में जल्द ही परिस्थितियां सामान्य होंगी और संबिम के विद्यार्थी निरंतर अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को उत्कृष्ट करते जाएंगे। संबिम शिक्षण समूह ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अपने सभी मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया। कोविड के कारण ये 3 वर्षों का रिजल्ट है। क्लास 10th की 30%, क्लास 11th का 30% और क्लास 12th के मार्क्स का 40% जोड़ने के बाद इस साल का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। बच्चों ने 3 साल तक क्या मेहनत की, कैसा उन्होंने किया और जो परीक्षाएं उन्होंने 3 साल पहले भी दी थी उसका भी एवरेज मान के ये रिज़ल्ट लिया गया है, जो एक अच्छी बात है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन टीचर्स को बधाई देना चाहता हूँ, उन बच्चों को जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में एक छोटे से मोबाइल के ऊपर एक घर में बैठ के और उन्होंने मेहनत की है। उन अध्यापकों की जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग सीखी और अब तो बहुत अच्छे तरीके से संबिम में ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। मैं उन सभी पेरेंट्स को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना मोबाइल अपने बच्चों को दिया, जिन्होंने अपने लैपटॉप अपने बच्चों को दिया। तो इन परिस्थितियों में, कोविड की परिस्थितियों में इस स्पेशल बैच ने जो सफलता अर्जित की है उसकी जितनी भी हो प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। खुशी तो बहुत हो रही है और ये पूरे मेहनत का परिणाम है। इतने महामारी के दौर में इतने चीज़ों से जूझते हुए टीचर्स ने जिस प्रकार से क्लासेस लिए, पेरेंट्स ने जिस प्रकार से प्रोत्साहन किया है, बस उसी का फल है। आगे क्या सोची है, क्या बनना चाह रही हैं? अब तो कॉलेज का दौर आएगा। हाँ, आगे तो मैं मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं यूजी मैं इंग्लिश ऑनर्स में करना चाहती हूँ, फिर पीजी मैं आगे मास कॉम में करूँगी। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है अगर हम रिसोर्सेज को, ऑनलाइन रिसोर्सेज हमारे पास जो है उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, प्लस टीचर्स की हेल्प लें, जहाँ हमको प्रॉब्लम आए उनके पास जाएं। और अगर हम अपना पैटर्न, एक स्टडी प्लान सही से बनाएं और उसको फॉलो करें पूरे साल कंसिस्टेंटली, तो फिर रिजल्ट सबका अच्छा आएगा। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है? मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है हर मोमेंट पे। जब भी मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। फिर उसके बाद से कभी प्रॉब्लम आई कहीं पढ़ाई में तो उन्होंने मुझे समझाया भी, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर्स हैं कॉलेजेस में। तो मेरी मम्मी भी एचयू में, मेरे पापा संबिम वुमेन्स कॉलेज में हैं। तो उन लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा, समझने में भी और मोटिवेशन के तौर पे भी।
तो मेरे पेरेंट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। आगे क्या सोचा? मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने का प्लान है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई होप मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाए। बीटेक करना है IIT से। कितनी खुशी हो रही है कोविड काल में आपने इतने परसेंटेज पाए? बहुत किसको अच्छी। श्रेय देते हैं इसका? पेरेंट्स, अपने टीचर्स को, अपनी कोचिंग को। आगे की तैयारियां क्या हैं? आगे JEE एडवांस की तैयारी कर रहा विद्यालय से खत्म होकर कॉलेज में जाएंगे, हूँ। हाँ, क्या सोचे हैं? अभी तो IIT का टारगेट है। JEE एडवांस होगा 3 अक्टूबर को। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्र की नदियों पर दिखने लगा है। वाराणसी में मां गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे घाट किनारे स्थित मंदिर जलमग्न हो रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद अब मैदानी क्षेत्रों की नदियां उफान भरने लगी हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी की वजह से धर्म की नगरी काशी के घाट के किनारे बसे मंदिर में भी अब पानी पहुंचने लगा है। तो वहीं गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से वाराणसी के नाविकों की चिंता भी बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में नदियों के उफान की वजह से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। तो वहीं वाराणसी में पिछले 24 घंटे से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी की वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर नाविकों की माने तो लगातार पहाड़ पर हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कुछ दिनों में ही नाव संचालन को बंद करना पड़ेगा और वैश्विक महामारी कोरोना के बाद और एक बार फिर उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ पड़ेगा। इस समय छोटी नाव का संचालन एकदम बंद हो गया है। बड़ी बड़ी बोटें चल रही है, स्पीड बोट, और उसमें लाइफ जैकेट, लाइफ ट्यूब सब व्यवस्थाएं हैं। इसमें अब सवारियों को कम बैठा कर हम लोग चला रहे हैं। कैसे जो पानी बढ़ा, इसका क्या असर है? देखिए, ऊपर बारिश बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से गंगा का जल स्तर इस समय बहुत तेज़ी से एक दिन में बढ़ा हुआ है और अब गंगा के स्थल दोपहर के समय स्थिर हो गया है। तो प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया या आप लोग अभी? अगर शासन की गाइडलाइन हमेशा आती रहती है कि लाइफ जैकेट रखें, लाइफ ट्यूब रखें और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल करते हैं और लाइफ जैकेट, ट्यूब और बड़ी बड़ी नाव का संचालन कर रहे हैं। छोटी नाव का संचालन बंद। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से घाट किनारे स्थित छोटी नदियां गंगा में डूब गई हैं, जिसकी वजह से घाट पर रहने वाले पुरोहितों की भी चिंता बढ़ गई है। पुरोहितों का कहना है कि गंगा का जलस्तर पिछले 2 दिनों से बढ़ रहा है। घाट किनारे स्थित कई मंदिर गंगा में डूबने लगे हैं, जिसके कारण पूजन नहीं हो पा रहा है। अगर यही हालात रहा तो आने वाले दिनों में उन्हें भी घाट छोड़ना पड़ सकता है। रोहनिया थाना क्षेत्र के कर्नाडांडी स्थित ओवरब्रिज के पूर्वी छोर पर गुरुवार रात करीब 8 बजे बाइक सवार बदमाशों ने किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। रोहनिया थाना क्षेत्र के कर्नाडांडी स्थित ओवरब्रिज के पूर्वी छोर पर गुरुवार रात करीब 8 बजे बाइक सवार बदमाशों ने किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कछवा रोड क्षेत्र के ठठरा तमाचाबाद निवासी राजेश जायसवाल उर्फ खन्ना घटनास्थल से 200 मीटर दूर भदवर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती सांस के लिए खाना लेकर जा रहे थे। इस बीच बाइक से पहुंचे बदमाशों ने रोका और सीने में ताबड़तोड़ गोली उतार दी। राजेश जायसवाल लाल रंग की बाइक से घर से झोले में खाना लेकर निकले थे। कर्नाडांडी स्थित ओवरब्रिज के पूर्वी छोर पर पहुंचे होंगे तभी बदमाशों ने रोका और सीने में गोली मार दी। राजेश के सीने और बाएं हाथ में 4 गोली लगी। घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। घटना के कुछ देर बाद NH पर गिरे राजेश जायसवाल को उनके एक परिचित ने पहचान लिया। उसने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। मौके पर रोहनिया पुलिस पहुंची और राजेश को लेकर BHO ट्रॉमा सेंटर पहुंची, जहां उन्हें मृत बता दिया गया। पुलिस को मौके से 4 खोखे मिले हैं। घटनास्थल पर SP ग्रामीण अमित वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज पांडे व अन्य अधिकारी पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना किया। SP ग्रामीण ने बताया कि ओवरटेक कर सीधे गोली मारने के बजाय रोककर बातचीत के दौरान गोली मारने की आशंका है। हो सकता है कि हत्या करने वाले परिचित रहे हों। अगर ओवरटेक कर सीधे गोली मारी गई होती तो गिरने से चोट के निशान भी मिलते। राजेश के शरीर पर केवल गोली के निशान मिले हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम की जांच व पुलिस की छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना में 1 या 2 बाइक से बदमाश थे, इस बात का पता किया जा रहा है। अभी फॉरेंसिक टीम आई है हमारी, उन्होंने 3 से 4 खोखे जो है वो मौके से अभी कलेक्ट कर रहे हैं।
तो 3 से 4 गोलियां जो है इसको खो के मौके से मिले हैं। बाकी एग्जैक्ट जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। सर कोई फुटेज वगैरह? अभी फुटेज के बारे में देखिए जानकारी की जा रही है। रात का समय है, आसपास कुछ बिल्डिंग है और उसमें निश्चित ही CCTV कैमरे पता चला है कि लगे हुए हैं उनके, जो क्योंकि बंद हो गई हैं वो फैक्ट्रीज वगैरह, उनके ओनर को बुलाया जा रहा है, उसमें छानबीन की जा रही है। सर किसी प्रकार का मामला, कोई विवाद? अभी देखिए, अभी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन जो देखने में लग रहा है कोई रंजिश का ही मामला लग रहा है, क्योंकि 3-4 गोलियां उनको मारी गई हैं, तो मारने के उद्देश्य से ही कोई उनके पीछे लगा है। आगामी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी मंडलों के सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। आगामी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों की ओर से रणनीति बननी शुरू हो गई है। पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र देने के लिए बीजेपी के प्रदेश के प्रभारी राधे मोहन काशी क्षेत्र के कार्यालय पहुंचे। प्रदेश प्रभारी का काशी क्षेत्र के कार्यालय पहुंचने पर नवनियुक्त महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बकायदा गुलाब की पंखुड़ियों के साथ शंखनाद कर स्वागत किया। दरअसल चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सभी मंडलों के सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले को लेकर काशी के क्षेत्र में पड़ने वाले सभी जिलों के पहले कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उसके बाद पार्टी के सांसदों और विधायकों की भी बैठक ली गई। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी ने बताया कि प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर बताया कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका हित सोचती है। लगभग 9 कमिश्नरी में बैठक हो चुकी है। आज मैं पूरा दिन और रात तक ये जो बनारस कमिश्नरी है, जिसके अंदर जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारस ज़िले हैं, उसकी बैठक करूंगा और कल कानपुर कमिश्नरी का और परसों बस्तीपुर कमिश्नरी का। और इन बैठकों में हमारी जो आगामी कार्यक्रम है उसकी योजना बनाते हैं और सब मिलजुल कर आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से उसका प्रगटीकरण हो, इसकी रचना करते हैं। इसी दृष्टिकोण से आज यहाँ पर गाजीपुर, जौनपुर, बनारस जिलों के हमारे जो सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष, प्रभारी हैं, उनकी बैठक हुई। और यहाँ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, जिसकी 101वीं वर्षगांठ पर वाराणसी में प्रतिरोध धरना 1 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए असहयोग आंदोलन की 101वीं वर्षगांठ पर वाराणसी में प्रतिरोध धरना आयोजित, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक संगठनों के साथ ही मजदूर, किसान और छात्र युवा आंदोलन से जुड़े लोग शामिल होंगे। ये धरना पूर्वाह्न 11 बजे टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर शुरू होगा। यह निर्णय गैर भाजपा राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों तथा मजदूर, किसान व छात्र युवा आंदोलन से जुड़े नेताओं की बैठक में लिया गया है। गौरतलब है कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने विदेशी सत्ता के खिलाफ असहयोग आंदोलन का शंखनाद किया था, जिससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई थी। उस ऐतिहासिक आंदोलन को हुए आज 101 वर्ष पूर्ण हो गए। इस संदर्भ में शुक्रवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने बताया कि 1 अगस्त के धरने के दौरान आंदोलन के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। आंदोलन के नीति व
वक्तव्य, मांग पत्र एवं विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों और किसान, मजदूर व छात्र युवा आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त को की थी। 1 अगस्त को टाउन हॉल पे गांधी जी की प्रतिमा पे हम लोग सारे लोग, हर दल के लोग बैठेंगे। उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, ये आपके CPI है, CPM है, आम आदमी पार्टी है, हर दल के लोग मिलकर करेंगे। किसान मजदूर संगठन, नौजवान जो विभिन्न छात्र संघों के हैं, अलग अलग कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के, वो सब लोग रहेंगे और हम लोग आंदोलन की शुरुआत पहले से करेंगे। भारतीय साहित्य और उपन्यास लेखन को नई दिशा और दशा देने वाले मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन उनके आवास लम्हे पे वर्चुअल तरीके से मनाया जाएगा। भारतीय साहित्य और उपन्यास लेखन को नई दिशा और दशा देने वाले मुंशी प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई को उनके पैतृक आवास लम्हे पर वर्चुअल तरीके से मनाई जाएगी। मगर भारत की इस महान विभूति की जन्मस्थली इन दिनों अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है। और तो और मुंशी प्रेमचंद के आवास की बिजली गुल है और पंखे पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। साहित्य के इस पुरोधा के प्रेमी इस बात से चिंतित हैं कि 31 जुलाई को बिना लाइट की कैसे वर्चुअल जयंती मनाई जाएगी। मुंशी प्रेमचंद के पैतृक आवास की देखरेख करने वाले सुरेश चंद्र बहुत चिंतित हैं। पिछले कई वर्षों से इस भवन की सेवा कर रहे सुरेश चंद्र ने बताया कि लोग इस मकान में आते हैं, यहाँ बिजली और पंखा की व्यवस्था होनी चाहिए, मगर बिजली का कनेक्शन ही कटा हुआ है। मीटर बिजली विभाग वाले ले गए हैं। पंखे, किताबें सहित कई अन्य कीमती चीज़ें चोर चुरा ले गए हैं। फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि जब तक मुंशी जी की धरोहर को संभाल सकते हैं संभालते रहेंगे। प्रेमचंद के स्मारक के अंदर बिजली तो है, लेकिन कुछ जैसे ग्लोब है सब खराब है और साल में एक बार ध्यान देता है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। जैसी मकान की आप बात किए हैं उसमें आते हैं लोग, देखने जाते हैं तो उसमें रोशनी भी होनी चाहिए, पंखा संखा भी होनी चाहिए, चलना चाहिए। तो लोग जाते हैं वहाँ पर जो है कि लाइन जो है कि कटी हुई है। अब सरकार द्वारा जो है कि यहाँ प्रयास तो चलता है कि हाँ इसको करेंगे उसको करेंगे, लेकिन अभी यहाँ मीटर के नाम पर भी जो है कि नहीं है और जो वहाँ की जो है लाइन कटी हुई है। अब आगे अपने सरकार जो अपने प्रयास से जो है कि इसको जुड़वाएगी, करेगी, वो तो उसका कार्य है, वो अपने तरीके से जो है करती रहेगी। और अब वहाँ पर जो है कि आए थे तो जो पंखा संखा की चोरी हो गई। चोरी करने के लिए जो है अपना पहले बिजली के तारे खींच दिए, तो जब नहीं मीटर तो चोरी नहीं हुई, मीटर तो यहाँ से बिजली वाले अपना उठा ले गए। स्मारक की इस स्थिति के बारे में बात करते हुए लम्हे के डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद शोध संस्थान की बिल्डिंग का उद्घाटन 2016 में हुआ था। तब से लेकर आज तक उसका गेट बंद है और वह BHU की देखरेख में है। पता नहीं उससे किसको क्या फ़ायदा हो रहा है। प्रेमचंद सरोवर बनाया गया, उसके चौतरफा भी कब्जा हो रहा है। अब वाराणसी विकास प्राधिकरण ने लम्हे की सुधि ली है। सुनने में आया है कि वर्ष 2005 में मुंशी प्रेमचंद की स्मृति में राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा हुई थी। अब वह जल्द ही मूर्त रूप लेगा। उसके तहत उपन्यास सम्राट की स्मृति में म्यूजियम और पुस्तकालय आदि बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही VDA के अधिकारियों से बात करेंगे कि कहीं राष्ट्रीय स्मारक भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। 2 संस्थान की पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, जिसका कि उद्घाटन 2016 में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र पांडे जी ने किया। लेकिन 2016 आज हो रहा है 2021, 5 साल हो गया, आज भी वो ताले में बंद पड़ा हुआ है, BHU के अंडर में है। कोई आता नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं, केवल एक गेटमैन आता है जो कि अपना 8-8 घंटे की ड्यूटी करके चला जाता है। प्रेमचंद सरोवर बनाया गया है, उस सरोवर पर भी अवैध सब धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है चारों तरफ। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं, जो BDA द्वारा ये इसको देख रेख होता है, तो BDA पे कुछ कर रही है कि नहीं? BDA जो अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषणा हुआ है, उसका परसों हम लोगों ने बड़ा यहाँ हर्ष मनाया और मिठाइयाँ बांटी कि 2005 का घोषणा अब जा कर के, और मैं आपके माध्यम से कर्नाटक के उन साहित्यकारों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि 2018 से वो लोग भी इस प्रक्रिया में लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ के साहित्यकार कर्नाटक के, और उन साहित्यकारों का विजय हुआ। इसलिए मैं उन लोगों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्मारक की प्रक्रिया शुरू हो गई और BDA के संरक्षण में यह राष्ट्रीय स्मारक।
वॉइस ऑफ स्पेशल एबल पीपल के सौजन्य से बच्छाओं स्थित अन्नपूर्णा सेंटर व देवा सेंटर के प्रांगण में 100 से अधिक दिव्यांगजनों को राहत सामग्री का वितरण हुआ। वॉइस ऑफ स्पेशल एबल पीपल के सौजन्य से बच्छाओं स्थित अन्नपूर्णा सेंटर एवं कमक्षा स्थित देवा सेंटर के प्रांगण में 100 से अधिक दिव्यांगजनों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। अन्नपूर्णा सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश चंद्र दुबे के हाथों हुआ। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने दिव्यांग कार्य को ईश्वरीय कार्य की संज्ञा देते हुए दिव्यांगजनों के इस कार्य को महान कार्य बताया। शुक्रवार को कमक्षा स्थित देवा सेंटर के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय चौरसिया, प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ, ने कहा कि कोरोना का सर्वाधिक प्रभाव दिव्यांगजनों पर हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत न होने के कारण इनको सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है। आपको मास्क मिल जाए, सैनिटाइज़र हो जाए, आपके पास ज़रूरत जहाँ हो वहाँ सैनिटाइज़ करें, जहाँ ज़रूरत वहाँ हाथ धुल लें, जहाँ साबुन और पानी की व्यवस्था हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन, टीकाकरण, जिसको लेकर हमारे देश में पिछले 1 साल से लगातार जंग जारी है। कुछ लोगों का मत है कि टीकाकरण के बाद ये बीमारियाँ हो जाएंगी, लोग मर जाएंगे, लोग लकवा मार जाएगा, लोगों में नपुंसकता हो जाएगी, कि कोई कह रहा है शुगर का कुछ मिला है, कोई कुछ कह रहा है। सभी तरीके के टीके पूरी तरीके से WHO और जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वैक्सीनेशन की, सब ने अप्रूव की है, सारे सेफ हैं, सारे वैक्सीनेशन सेफ हैं। और सबसे खुशी की बात है, हमारा इंडिया एकदम लीड कर रहा है। हम लोग 45 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन कर चुके हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर तुलसी ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा ईश्वरीय कार्य है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित दिव्यांगजनों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, इसलिए इन्हें तत्काल सामान राहत सामग्री की आवश्यकता है। ये राहत सामग्री उनके लिए संजीवनी का कार्य करेगी। भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि यह सुविधा दिव्यांगजनों के लिए वाराणसी में वॉइस ऑफ स्पेशल एबल पीपल संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था द्वारा की जा रही है। संस्था का लक्ष्य है कि वाराणसी में निवास करने वाले प्रत्येक दिव्यांगजनों के घर घर तक जाकर ये सुविधा प्रदान की जाए। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में सुमित सिंह एवं नमिता सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित थीं। इस कार्यक्रम का संचालन श्यामलाल पटेल ने किया। इस कार्यक्रम में TS शर्मा, राम नारायण, पूनम लाभ, मोनिका सिंह राज आदि उपस्थित थे। जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने भारत के दिव्यांगजनों की मदद करने के लिए बनाई है। उन लोगों ने मुझे कुछ दिन पहले संपर्क किया और पूछा कि यहाँ बनारस में ये काम हो सकता है क्या। मैंने कहा बिल्कुल यह बनारस में काम होगा। तो उन्होंने कहा कि आप जितने अधिक से अधिक कर सकते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, मतलब जितने दिव्यांग हैं जिन तक आप सहायता पहुंचाना चाहें पहुंचाएं। आपको आर्थिक कोई समस्या नहीं होगी, उसकी चिंता हम करेंगे। काम की चिंता आप करिए और अर्थ की चिंता हम करेंगे। तो ये दोनों लोग के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। कल हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया अन्नपूर्णा सेंटर जो बच्छाओं में, वहाँ से आज यहाँ आ गया। तो हम सब अगर ये सोचें कि आज जितने लोग यहाँ बैठे, हमारा घर है, हमारा परिवार है। मेडिकल एजुकेशन में 27% OBC और 10% आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आरक्षण देने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। मेडिकल एजुकेशन में 27% OBC और 10% आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आरक्षण देने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। इस फैसले पर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए इस फैसले को अपनी जीत बताया है। वहीं दी बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शंभू शरण चौरसिया ने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला अत्यंत सुखदायी है। ये पहले हो जाना चाहिए, देर हुआ है लेकिन उचित हुआ है। शंभू शरण ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत ही उचित निर्णय लिया है। अगर कोई दल ये कहे ये मेरी वजह से हुआ है या मेरे दबाव से हुआ है, तो ये पूरा ढकोसला है। पूर्व में लोग शासन में रह रहे हैं, जो लोग श्रेय लेना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने नाम का श्रेय लेना चाहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, तो केंद्र को नहीं अभी कोई फैसला भेजा था इस पर या अनुमति मांगा था, लेकिन केंद्र नरेंद्र मोदी ने लागू कर दिया। ये तो श्रेय लेने की आज होड़ मची हुई है। 2022 में चुनाव है, इसको देखते हुए लोग अपने को श्रेय लेना चाहते हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से पिछड़ी जात के अभ्यर्थियों को लाभ तो होगा ही, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भी लाभ होगा।
और इससे छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। वह प्रयास करेंगे कि हम अपनी भागीदारी हर जगह सुनिश्चित करें। मैं इस निर्णय का शुक्रवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ताराचंद एवं संघ के प्रदेश सलाहकार मुन्ना लाल रावत ने संयुक्त रूप से पराड़कर भवन में पत्रकारों से वार्ता की। शुक्रवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ताराचंद्र एवं संघ के प्रदेश सलाहकार व महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश मुख्य सलाहकार मुन्नूलाल रावत ने संयुक्त रूप से पराड़कर भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मनुवादी, सामंतवादी और पूंजीवादी कट्टरपंथी व संकीर्ण एवं विकृत मानसिकता से ग्रसित अछूत विरोधी सवर्णों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्वच्छकार, कामगार, सफाई मजदूर सदियों से सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक विकास एवं राजनीतिक भागीदारी से पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। सैकड़ों वर्षों से ये समाज उपेक्षा, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, प्रलोभन व अपमान भरा जीवन जीने का शिकार होकर अत्यंत दीनहीन एवं दयनीय दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। सर्वाधिक उपेक्षित इस शोषित, पीड़ित स्वच्छकार, कामगार, सफाई मजदूरों में सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास एवं राजनीतिक भागीदारी हेतु जन जागरण व विकास चेतना जागृत करने एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उक्त संगठन के संयुक्त तत्वावधान में इस विशाल समाज की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं से संबंधित मांग पत्र आगामी दिनांक 8/8/2021 को प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय वाराणसी में प्रमुख कार्यकर्ताओं सहित पहुंचकर मांग पत्र कार्यालय प्रभारी को सौंपा जाएगा। आगामी 8 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय कार्यालय जो है बनारस, उसमें हम लोग ज्ञापन देंगे और आगामी 29 अगस्त से महाकारुणी तथागत बुद्ध की कर्मस्थली बौद्धों का महान तीर्थस्थल है महाबोधि चौराहे से स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा पुनः स्वच्छ निकाल करके और प्रदेश के भ्रमण करते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समापन करेंगे और सफाई मजदूर अधिकार महारैली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी को भी पुनः मांग पत्र देते हुए हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जाएगी और अम्बेडकर भोज का भी आयोजन किया जाएगा। और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो प्रदेश की बृहद संगठन की बृहद बैठक बुला करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आर पार जो है सरकार से लड़ाई करेंगे। उदासीनता का पर्दाफाश करते हुए चुनाव में सरकार का पुरजोर विरोध किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में सर्वश्री पप्पू ताराचंद, सोनचंद्र वाल्मीकि, शिवराम मास्टर, मुन्नूलाल रावत, शंकर प्रसाद भारती, दयावती, मनोज वाल्मीकि आदि लोग शामिल रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।